नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल OneExam.in पर। मैनेजमेंट की क्लास चल रही थी, प्रबंध की क्लास चल रही थी, उसके साथ हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, उसके साथ हमने पढ़ा था उसके प्रोसेस पे आगे थे, हम उसके फंक्शन पे आगे थे। और फंक्शन में हमने सबसे बड़ा पढ़ा प्लानिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग, संगठन संगठित कैसे किया जाता है अपने रिसोर्सेज को और अपने सारी चीज़ों को, वो हमने पढ़ा, राइट। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। पार्ट 1, 2, 3 के अंदर मैनेजमेंट किया था मैंने, और पार्ट 4 के अंदर ये मैनेजमेंट का अगला अध्याय लेकर आपके सामने आया हूँ, राइट। और ये हमारे सामने क्या है, स्टाफिंग। सर आज का क्या है टॉपिक हमारा, आज का शीर्षक हमारा क्या है, स्टाफिंग, राइट। स्टाफिंग थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग का मतलब क्या है, किस तरह की स्टाफिंग काम करता है। एक सेकेंड रुकिएगा जी, ओके। ठीक है, स्टाफिंग के बारे में पढ़ देंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नियुक्तिकरण। क्या बोलते हैं इसको, नियुक्तिकरण, राइट। नियुक्तिकरण, राइट। हिंदी के थोड़े इस पे मत जाइएगा मेरे, ठीक है। थोड़ा सा ये वापस लो, सही लिख लेता हूँ यार, आप भी बोलोगे। ये नियुक्तिकरण, नियुक्ति, ये थोड़ा इसमें ऐसे ही होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। नियुक्तिकरण, बात समझ गए ना, स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, राइट। शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी, और बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं आज। क्या है स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब क्या है, ये क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है। क्या है, मैनेजरियल फंक्शन, प्रबंध का कार्य है, प्रबंध का एक फंक्शन है, प्रबंध का एक कार्य है। किस चीज के लिए है, ऑफ फाइलिंग एंड कीपिंग, फाइलिंग एंड कीपिंग, सॉरी, फाइलिंग द पोजीशंस in the organization, positions in the organizational structure, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अभी समझाता हूँ क्या मतलब है। कहने का मतलब स्टाफिंग, नाम से पता चला होगा। नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण अर्थात क्या है, नियुक्तिकरण का मतलब है किसी भी जगह को जो खाली रिक्त पद है आप उसको भरना है आपको, राइट। या पोजीशन, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो संगठन का आपका जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसके अंदर जहाँ जहाँ जगह आपको पोजीशन है वहाँ पे आपको किसी को नियुक्ति करनी है, किसी को आपको उस जगह पे नियुक्त करना है, उस जगह पे आपको उसको पोजीशन देनी है। पोजीशन के साथ साथ आप उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे, और उसका जो कार्य है, उसका जो जॉब है, उसके जॉब के रिलेटेड उसको काम भी बताएंगे, यानी जॉब वर्क भी बताएंगे, हम उसका काम भी बताएंगे, उसके साथ साथ उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ अथॉरिटी, कुछ उसको पावर भी देते हुए हम चलेंगे, राइट। तो स्टाफिंग का मतलब हुआ हर अपने ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कहीं ना कहीं हर पोस्ट पे, चाहे मैनेजर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल हो या ऑपरेशनल हो, हर जगह आपको किसी न किसी बंदे को रखना पड़ेगा, और उसी को रखना, उसी को नियुक्त करने को बोलते हैं नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, राइट। स्टाफिंग के अंदर बहुत सारे प्रोसेस है, उसको पढ़ेंगे हम, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे, क्यों स्टाफिंग की जरूरत है, स्टाफिंग की जरूरत की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस को समझिएगा। सर इंपॉर्टेंस तो है ही है, अगर पद खाली होंगे तो उनकी जगह उनका काम कौन करेगा, राइट। यानी हमें क्या करना है, हमें योग्य लोगों को टू हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कंपिटेंट का मतलब योग्य, कंपिटेंट का मतलब योग्य पर्सोनेल मतलब जो कर्मचारी आपके होंगे, योग्य कर्मचारी फॉर वेरियस पोस्ट या वेरियस जॉब्स। कहने का मतलब हमारा कार्य क्या होगा, हमें ऐसा करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें डिस्कवर करना पड़ेगा, हमें ये पता करना पड़ेगा, और जो पोस्ट है, जो जगह है, जो स्थान है, उस स्थान पे योग्य आदमी ही क्या हो, उस स्थान को ग्रहण करे और उस स्थान के रिलेटेड जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना भी काम है, वो काम करते हुए चले, राइट। यानी हमें सबसे पहले ऐसे ही नहीं हम मुंह उठा के किसी को भी नहीं रख सकते, हम उसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए योग्य पर्सन कौन है, उस योग्य पर्सन का ही स्थान वहां पे होना चाहिए और किसी का वहां पे स्थान नहीं होगा, राइट। तो हमें सबसे पहले तो योग्य पर्सन की खोज करनी पड़ेगी, हमें कंपिटेंट पर्सोनेल की खोज करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको स्थान देना पड़ेगा, यानी स्टाफिंग जो नियुक्ति देंगे हम वो उसके बाद देंगे, पहले तो हम खोजना पड़ेगा आदमी है कौन। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, कुछ गाइडेंस होती है, उस गाइडेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फुलफिल करना पड़ेगा। अच्छा क्यों करते हैं हम ये सब, ताकि जो राइट पर्सन हो वो राइट प्लेस पे, वो किस पे, राइट प्लेस पे हो।
यानी स्टाफिंग का होना, स्टाफिंग फंक्शन जो मैनेजमेंट का स्टाफिंग फंक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि सही जगह पर सही व्यक्ति बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जो व्यक्ति जिस काबिल है उस काबिलियत के अकॉर्डिंग उसको वो जगह नहीं मिलती, या जो कम काबिल है लेकिन उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, तो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, खतरा होगा और हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस पूरा बिगड़ जाएगा। राइट, तो हमें ये देखना पड़ेगा राइट पर्सन एट राइट प्लेस, राइट पर्सन एट राइट प्लेस, सही आदमी सही व्यक्ति सही जगह पर उपलब्ध हो। तो इसीलिए स्टाफिंग का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नियुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे ही नहीं हर किसी को उठा के किसी को भी चूज करके रैंडमली हम किसी को चूज करके वहाँ पे नहीं बिठा सकते, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्यों होता है, प्रोसेस इसलिए होता है ताकि राइट पर्सन राइट प्लेस पे बैठ सके, राइट, और हमारा जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, जो फंक्शन है, वो अच्छी तरीके से काम कर सके। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। राइट, तो स्टाफिंग के प्रोसेस में सबसे पहले काम क्या है, यानी इसकी प्रक्रिया क्या है, हिंदी में बोले तो प्रक्रिया क्या है, और इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एस्टिमेटिंग द मैन पावर, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, हमें सबसे पहले हमें मैन पावर रिक्वायरमेंट की एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा, कितने लोगों की हमें ज़रूरत है सबसे पहले, तभी तो हम नियुक्ति करने जाएंगे। सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि कितनी मानव शक्ति की, कितनी हमें मैन पावर की ज़रूरत है और किस जगह पे कितनी आवश्यकता है। राइट, तो सबसे पहले हमें उसकी आवश्यकताओं को पहचानना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, जब हमें पता चल जाएगा इतनी रिक्त पदे हैं या इतनी जगहों पे हमें इतने लोग चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करेंगे। किसका करेंगे, रिक्रूटमेंट। क्या होता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, जिस भर्ती के लिए आप तैयारी करते हो वो रिक्रूटमेंट का भर्ती कब निकलता है, उससे पहले सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको हमें ये एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि हमें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने लोगों की आवश्यकता है। उस आवश्यकता के बाद हम रिक्रूटमेंट की तरफ जाते हैं और हम बोलते हैं हमें इतने लोगों की आवश्यकता है और इतने लोगों के लिए हम भर्ती निकाले, हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। राइट, फिर स्टेप नंबर 3 पे हम जाके क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 3 पे जाके हम बोलते हैं ठीक है, जितने लोग आगे एग्जाम दे दिए, रिक्रूट हो गए, जो अलग अलग तरीके, उसके बाद हम सोचते हैं कि उनमें से चयन किसका किया जाए, सिलेक्शन किसका किया जाए। चयन के कई सारे टेस्ट है, कई तरीके से हम टेस्ट लेके हम ये देखते हैं कि इन लोगों में से सबसे अप्रोप्रिएट आदमी, जो सबसे प्रभावी, सबसे परफेक्ट आदमी कौन है उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तो वो प्लेस के लिए, तो हम क्या करते हैं, चयन प्रक्रिया करते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर करते हैं, और सिलेक्शन प्रोसीजर से हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर आदमी को चयन करते हैं या उसका हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। राइट, उसके बाद क्या होता है, स्टेप नंबर 4, जब चयन आपका हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, चयन होने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसका प्लेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे, प्लेसमेंट के, इस बंदे को कहाँ भेजना है, एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोल दिया आपको अनुस्थापन एवं ओरिएंटेशन को क्या बोलते हैं, अभिविन्यास। ठीक, कहने का मतलब उसका प्लेसमेंट के साथ साथ उसका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन का मतलब ये हुआ कि भैया ये लोग सिलेक्ट हो गए हैं, ये जो 50 लोग सिलेक्ट हो गए 50 पोस्टों के लिए, इसको कहाँ से, किस डिपार्टमेंट से किस बंदे को कहाँ भेजा जाए, और उनका एक ग्रुप ओरिएंटेशन करते हैं। उस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग उनको बताया जाता है उनका कार्य क्या है, उनका सिस्टम क्या, आगे किस तरीके से उनको काम करना है। राइट, और उन जगहों पर भेजने के बाद, पोस्टिंग करने के बाद, उनकी प्लेसमेंट करने के बाद हम उसको उनका क्या करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, हम उनका प्रशिक्षण करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं और उनका डेवलपमेंट करते हैं। तो 5वां स्टेप क्या हो जाएगा, उन बंदों की क्या हो जाएगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। जितनी भी भर्तियां हैं आपकी वो सब इसी लेंथ पे निकलती है, इसी प्रोसेस के साथ चलती है, यानी हम उनका परीक्षण करवाते हैं, प्रशिक्षण करवाते हैं एवं उनका विकास के लिए, उनका डेवलपमेंट के लिए जो जो काम है, जो जो प्रोसेस है वो करते हैं। यानी आपको पता होगा सिलेक्शन होने के बाद आप ट्रेनिंग में जाते हो, 4 महीने 3 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, जैसे आपका काम उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाती है उस पर्टिकुलर काम को निभाने के लिए, उस पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए। राइट, तो आपका प्रशिक्षण होता है, आपका विकास होता है, उसी में आपको अलग अलग एक्टिविटी दी जाती है। क्या होता है इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में होता क्या है। जैसे ट्रेनिंग डेवलपमेंट आपका खत्म हो जाए, आपका काम आपको सौंप दिया गया है, आपको उस जगह पे पहुंचा दिया गया है, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है, यानी आपका हिंदी में इसको बोला जाए तो निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन मतलब जो काम आप परफॉर्मेंस करो उसके बाद अप्रेजल, जिस हिसाब से आपको लगता है कि भाई इस बंदे का क्या होना चाहिए, किस हिसाब से काम होना चाहिए, उस काम के अकॉर्डिंग उनके अप्रेजल, यानी उन परफॉर्मेंस को और ज़्यादा हम क्या मूल्यांकन करने के लिए, उनके कार्य को मूल्यांकन करने के लिए हम एक
स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम अगर देखते हैं कि भैया किसका काम कैसा है, यानी अगर किसी को मैंने फॉर एग्जांपल कहीं पे भी स्टाफ को लगा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ऐसा ही लगा दिया या किसी को फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफिसर लगा दिया, तो अकाउंट ऑफिसर लगाने के बाद उसके बाद हम उसको देखेंगे 6 महीने 1 साल 2 साल का जो आपका प्रोबेशन पीरियड भी होता है, उस प्रोबेशन पीरियड के अंदर परफॉर्मेंस अप्रीजल देखा जाता है कि भैया इसका कार्य कैसा है, किस तरीके से ये कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, या क्या इसको और ट्रेनिंग की जो आवश्यकता है, या अब इसका काम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, एवरेज से ज़्यादा कर रहा है, तो फिर हम उसको प्रमोशन करते हैं, और कहीं हमें लगता है तो हम उसका डिमोशन भी करते हैं, राइट। तो स्टेप नंबर 6 के अंदर हमारे सामने आ गया ये, और 7 के अंदर आ जाएगा, या तो हम उसका क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे, या एंड उसके साथ साथ उसका अगर करियर प्लानिंग उसको रिलेटेड कोई और पोस्ट है, लगता है कि यार इस डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम नहीं है, इसका बहुत अच्छा आदमी, इसको मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर डाला जाए, तो इसको वहाँ से उठा के वहाँ पर भी जो आपस में पोस्टिंग हम जो इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, वो ट्रांसफर भी इसी के बेसिस पे होता है, या तो उसका प्रमोशन करेंगे या उसके करियर प्लानिंग, यानी हम उसको आगे कहीं पे भी भविष्य के हिसाब से उसको सेट करेंगे, राइट। और स्टेप नंबर 8 सबसे लास्ट आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, हम उसको क्या देंगे, कंपेंसेशन करेंगे, कंपेंसेशन देंगे। कंपेंसेशन देने का मतलब जो उसने काम किया उस कार्य के लिए उसको रिवॉर्ड देंगे, उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा। तो ये 8 स्टेप किसके हैं, ये 8 स्टेप स्टाफिंग प्रोसेस के हैं। स्टाफिंग प्रोसेस शुरू होता है रिक्वायरमेंट से और खत्म होता है उसको पैसा, कंपेंसेशन, उसके कार्य के रिलेटेड, काम को रिलेटेड जो पैसा दिया जाए, जो रिवॉर्ड दिया जाए, जो कंपेंसेशन दिया जाए, वहां तक का पूरा कार्य क्या कहलाएगा, स्टाफिंग कहलाएगा। पूरा कार्य क्या कहलाएगा, स्टाफिंग कहलाएगा, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, ये स्टेप भी हमें दिमाग में बैठ गए, हमारे दिमाग में आ गए, ठीक है। कंपेंसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिश्रमिक, ठीक है। नोट्स लेके बैठेगा, आपको वहाँ पे सारी चीज़ लिखी हुई है, फिर भी यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई चीज़ की हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो, इसलिए सारी चीज़ लिखते हुए चलता हूँ, ठीक है। परिश्रमिक यानी उसको कंपेंसेशन भी दिया जाता है, राइट, ओके। तो यहाँ तक जहाँ तक उसको पैसा दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, वहाँ तक का पूरा काम किसका होता है, वो पूरा काम होता है सर स्टाफिंग का काम होता है, वो नियुक्तिकरण का काम है। खाली नियुक्तिकरण का किसका, नियुक्ति करने से काम खत्म नहीं हो जाता, उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बाद उसको किस जगह पे प्रमोशन देना है, हमें परफॉर्मेंस अप्रीजल देखना है उसका, फिर उसका प्रमोशन देखना है, फ्यूचर करियर प्लानिंग देखनी है, उसके बाद उसको कंपेंसेशन देने के बाद हमारा काम पूरा होता है। जो स्टाफिंग का फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो पूरा कंपेंसेशन रिवॉर्ड देने के बाद यानी सैलरी देने के बाद उसका काम पूरा हो जाता है। ओके सर, यहाँ तक बात हमें समझ में आई, यहाँ तक हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, ओके ठीक है। अब एक एक चीज़ को पढ़ते हैं हम, जैसे कि क्या कंपोनेंट थे इस स्टाफिंग के नियुक्तिकरण के, यानी सबसे पहले तो सर हमें रिक्वायरमेंट पता करनी है, वो तो आप कर ही लोगे। उसके बाद हमें रिक्रूटमेंट यानी उसकी भर्ती करनी है, तो भर्ती की क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, वो पढ़ेंगे। भर्ती होती क्या, रिक्रूटमेंट होता क्या, चयन किस तरीके से होता है, चयन का मतलब क्या होता है, किस किस आधार पर चयन किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें एक एक पढ़ते जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बनता है रिक्रूटमेंट क्या है, थोड़ी थोड़ी बातें इन सबकी पढ़ते हुए चलेंगे। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, ऊपर चला गया क्या, ठीक है। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, भर्ती किसकी, रिक्त पदों की, जो भी रिक्त पद है उनके रिक्त पदों की क्या करनी पड़ेगी, हमें भर्ती करनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, ये एक तरीके का प्रोसेस है। क्या है ये, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर जॉब या फंक्शंस, यानी हमें जो कार्य है, हमारा जॉब है, जो उसका काम है, उस काम या फंक्शन के लिए, उस काम या फंक्शन, काम या जॉब या फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक उस पर्टिकुलर के लिए पॉसिबल कैंडिडेट्स कितने हो सकते हैं वो करेंगे। तो रिक्रूटमेंट के समय आपने देखा होगा, जो भी रिक्रूटमेंट नोटिस आता है उसके अंदर उसकी क्वालिफिकेशन लिखी जाती है। यानी असिस्टेंट मैनेजर होगा तो उसको एक या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, बीकॉम में या एमकॉम में इतने परसेंटेज होना चाहिए। इस रिलेटेड बात करेगी जब कॉमर्स की बात करूंगा, राइट। तो ये रिक्रूटमेंट क्यों रखी जाती है कि पर्टिकुलर उस भर्ती के लिए इतना क्वालिफिकेशन आदमी तो चाहिए। तो ये हम क्या करते हैं, पॉसिबल कैंडिडेट कितने हो सकते हैं रिक्रूटमेंट के समय एग्जाम बैठने के लिए, पॉसिबल कैंडिडेट कितने हो सकते हैं, ये प्रक्रिया किसकी है, रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया यानी भर्ती की प्रक्रिया, राइट। तो ये प्रोसेस है ताकि हम पता कर सके कि कितने पॉसिबल कैंडिडेट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, राइट। ठीक है सर, क्या सोर्स होगा रिक्रूटमेंट का, स्रोत क्या होंगे इसके, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के सोर्स क्या होंगे, कैसे हम रिक्रूटमेंट करेंगे, किस किस तरीके से करेंगे। ज़्यादातर आपको बातें पता है, जैसे रिक्रूटमेंट नोटिस आता है आपके सामने, आपको पता है हम किस किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके के सोर्स दे रखे हैं, यहाँ पे कितने तरीके के सोर्स दे रखे हैं, 2 तरीके के। देखिएगा, कुछ इंटरनल सोर्स है, कुछ इंटरनल सोर्सेज है, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज है, समझेगा।
सबसे पहले भर्ती क्या होती है ये समझा हमने। भर्ती कराने के यानी प्रक्रिया कराने की, भर्ती की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस कराने के दो सोर्सेस होते हैं, या तो हम इंटरनल सोर्सेस यानी हमारे अंदरूनी आंतरिक सोर्सेस से हम पता करें, या बाहरी स्रोत से यानी एक्सटर्नल सोर्स से हम क्या करें, रिक्रूटमेंट करवाए और भर्तियां करवाए। इंटरनल सोर्स क्या होता है ये पढ़िएगा जरा, एक एक करके पढ़ते हैं अपन, यहाँ पे लिखते जाते हैं, राइट। इंटरनल सोर्स क्या होते हैं? इंटरनल सोर्स हो गए सबसे पहले दो तरीके का होता है, एक तो होता है ट्रांसफर, या तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करा दो, यानी इस पद पे रिक्त पदे है, ये इस जगह पे जगह खाली है तो दूसरे डिपार्टमेंट से लाकर बंदे को यहाँ बिठा दे, या तो उसका प्रमोशन कर दे या हम क्या करते किसी और तरीके से लाते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है ट्रांसफर, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में जब ट्रांसफर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसफर से भी हम उस पद को क्या फुलफिल कर सकते। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पद खाली हो तो हम ट्रांसफर से इस बात को प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते, हमें बाहरी स्रोत ही लेना पड़ेगा। या तो ट्रांसफर कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। किसी का क्या कर सकते हैं, प्रमोशन, यानी किसी और ऊपर पोस्ट खाली है तो नीचे वाले को जूनियर अकाउंटेंट को प्रमोट करके अकाउंट ऑफिसर बना सकते हैं, या अकाउंट ऑफिसर से ऊपर सीनियर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट खाली है तो इसका प्रमोशन करके ऊपर बना सकते हैं। तो प्रमोशन या ट्रांसफर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल सोर्स है ये, आंतरिक स्रोत है, इससे हम अपनी जो रिक्त पद है उनको भर्ती यानी उसकी प्रक्रिया को, रिक्त पद को फुलफिल कर सकते हैं, उसको हम पूरी कर सकते हैं, राइट। दो तरीके, एक तो ट्रांसफर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं स्थानांतरण बोलते हैं, राइट, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, स्थानांतरण हो गया। और अगर प्रमोशन की बात करूँ तो उसको बोले पदोन्नति, ठीक है, पदोन्नति यानी एक जगह पे पद का ऊपरीकरण, यानी पद को ऊपर पहुंचा दे, जैसे किसी का पद नीचा है तो उसको पद को ऊपर कर दे, यानी पदोन्नति कर दे, उसकी मतलब प्रमोशन कर दे, ठीक है। तो दो तरीके हो गए, ट्रांसफर और पदोन्नति, यानी प्रमोशन और ट्रांसफर, राइट। ये इंटरनल सोर्स दो प्रकार के ही है, दो प्रकार से हम रिक्त पद को क्या कर सकते, भर्ती पूरी कर सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स कितने, बहुत सारे सर, जितने जाए उतने कम है। या तो हम डायरेक्ट भर्ती से भी भर्ती कर सकते हैं, किसमें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आपको पता होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, यानी हम सीधा बोलते हैं भाई आओ और सीधा इंटरव्यू होगा और आपकी रिक्रूटमेंट पूरी हो जाएगी। एक सीधा सा एक छोटा सा नोटिस दिया जाता है, उस नोटिस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट की भर्ती पूरी कर देते हैं, राइट, डायरेक्ट भर्ती हो जाती है। या फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं कैजुअल कॉलर या कैजुअल कॉल्स करते हैं। कैजुअल कॉल्स का मतलब यानी हम सीधा बोल देते हैं भाई हाँ चलो, नॉर्मली किसी आदमी को बुला लेते हैं, हाँ ठीक है वो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें पता है ये पर्टिकुलर कोई है जॉब में, कैजुअल कॉल्स करके हम कह सकते हैं भाई आ जाओ, जो आना चाहता है आ जाओ और ये भर्ती खाली है और इतने आप हो जाओगे, कोई कंपटीशन नहीं, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो ये जो आप जितने भी एग्जाम्स देते हो लगभग सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, सीधा बोल देते हैं आओ आपका एग्जाम होगा, आप सिलेक्ट हो गए तो आप सीधा क्या हो जाएगी, आपकी भर्ती हो जाएगी, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। तो एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया, एक नोटिस के थ्रू, जैसे आपके रिक्रूटमेंट नोटिस आते हैं उस नोटिस के थ्रू आपकी रिक्रूटमेंट होती है। या फिर दूसरा तरीके क्या हो सकते हैं, या कैजुअल कॉलर्स, यानी किसी को कैजुअली कॉल कर दो और उसको बोल दो यार 10-15 पोस्ट है या 5 पोस्ट है तो कैजुअली आप मिला सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर कैजुअल कॉलर्स ये अलाउ नहीं है, डायरेक्ट भर्ती ही अलाउ है, या ट्रांसफर या प्रमोशन के जरिए भी आप पदों को रिक्त पूरा कर सकते हो, राइट। तो कैजुअल कॉल्स नॉर्मली क्या क्या होता है, भर्ती की प्रक्रिया वो पढ़ रहे हैं हम। एक्सटर्नल सोर्स क्या होते हैं, बाहरी स्रोत क्या क्या हो सकते हैं वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा कैजुअल कॉलर, तीसरा क्या हो गया हमारे सामने, तीसरा हो गया सर हमारा एडवर्टीजमेंट मार्केट में। जैसे अगर किसी को कोई चीज़ की जरूरत है, जैसे मुझे टाइपिस्ट की जरूरत है तो मैंने अखबार में दे दिया मुझे टाइपिस्ट की आवश्यकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, तो ये क्या हुआ, ये रिक्रूटमेंट भर्ती को प्रक्रिया पूरी करने के लिए मैंने क्या किया, अखबार में एडवर्टीजमेंट दे दिया। या मैं क्या कर सकता हूँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर सकता हूँ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गए यानी रोजगार कार्यालय यानी कुछ ऐसे रोजगार कार्यालय है जो क्या करते हैं, सक्षम बनाते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं। और उन स्किल डेवलपमेंट वाले लोगों को, जैसे मुझे इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है तो मैं ITI जो है वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट वाले लोग जो जितने भी है इंजीनियर इस तरीके से होंगे, मतलब ये जो होते हैं ना रिपेयरिंग जिनका स्किल डेवलप कर दिया जाता है, जो अनस्किल्ड होते हैं उनको स्किल्ड बना दिया जाता है, तो वहाँ पे जाके बोल दूंगा कि भैया मुझे 4 इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, 4 मैकेनिकल की जरूरत है या 4 प्लम्बर की जरूरत है, तो वो मुझे प्रोवाइड करा देंगे। तो ऐसे कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, वहाँ से आप ले सकते हो, कुछ कमीशन वो लेंगे, बाकी आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, एडवर्टीजमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया, और कुछ होता है आपके प्लेसमेंट एजेंसीज होती है, आप मार्केट में आपको पता होगा प्लेसमेंट एजेंसीज होती है। वो प्लेसमेंट एजेंसीज क्या करती है, एक एजेंसी ले लेते हैं लोगों किसी भी कंपनीज की, और वहाँ पे क्या बोलते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू वो लेंगे, एग्जाम वो लेंगे, बुलाएंगे वही, और वहाँ क्या करेंगे, एक अपने जो चुनिंदा कैंडिडेट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसको प्लेसमेंट दे देंगे कहाँ पे, बाहर। तो ऐसी बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज भी है, बड़ी बड़ी MNC प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करती है, ठीक है। और क्या जरिया हो सकता है, कैंपस रिक्रूटमेंट, आपको पता है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, महाविद्यालय, विद्यालय, ये क्या करते हैं,
यूनिवर्सिटीज़ होगी, महाविद्यालय हो गए आपके, ये सब क्या करते हैं, ये करते हैं, विश्वविद्यालय हो गए, ये कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं। और कैंपस के जैसे पढ़ के बच्चा आपने डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद कैंपस इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू दो, आपने एक छोटा सा एग्जाम होगा वो दो, इंटरव्यू दो और आपका सिलेक्शन वहीं से उठा लेते हैं। तो अपनी भर्ती की प्रक्रिया वो वहीं से भी पूरी कर लेते हैं, राइट। और क्या हो सकता है, और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयर, या एक आप लिख दो लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अगर आपको लगता है कि हमें लेबर वर्क के लिए चाहिए, लोग चाहिए, रोज़ कहाँ जाऊँगा, इस ये भी तो एक भर्ती है, ये भी नीचे जो लेबर काम करती है उसके लिए भी तो भर्ती निकाली जाती है। तो रोज़ कहाँ जाऊँगा, तो आप ऐसे ठेकेदार को ढूंढ लेते हैं जो इस तरीके से ठेकेदारी का काम करते हैं। उन ठेकेदार लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोल देते हैं हमें भैया इतने मजदूर चाहिए हर साल या हर दिन हर महीने, ठीक है। तो वो उतनी गारंटी ले लेता है, पैसे आप डायरेक्ट उसको देते हो, वो नीचे बांट देता है, राइट। आप टेलीविज़न में भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, एंड एडवर्टाइजिंग इन टेलीविज़न में भी आप कर सकते हो, राइट। आप वेब पब्लिशिंग भी कर सकते हो, वेब पे भी आप, वेबसाइट पे भी आप बोल सकते हो भाई ये रिक्वायरमेंट हमारी, जो आना चाहता है वो आ जाए और इंटरव्यू देते हैं, राइट। तो इस तरीके के एक्सटर्नल सोर्स है, क्या है आपके एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट के, भर्तियों के जो बाहरी स्रोत है वो सारे आपके सामने मैंने लिख दिए, ठीक है। जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉय एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हमें रिक्रूटमेंट के बारे में पता चल गया, रिक्रूटमेंट होता क्या है, भर्ती प्रक्रिया होती क्या है, और उसके दो तरीके के सोर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये हम आज पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। अब ये स्टेप हुआ रिक्रूटमेंट, भर्ती होने के बाद उनको सिलेक्शन करना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसको भी एक एक्यूरेट तरीके से होना चाहिए। तो सिलेक्शन का प्रोसेस भी लिखा हुआ है, सिलेक्शन का प्रोसेस भी बनाया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन किस आधार पर किया जाता है, चयन किस आधार पर किया जाता है, चयन का क्या सिस्टम होता है, उसको हम पढ़ते हैं, राइट, ठीक है। ये है क्या, ये भी एक तरीके का प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग, सिलेक्ट करना किसी को, द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। यही होता है, एग्जाम आप सारे देते हो, सिलेक्ट वही होते हैं जो बेस्ट होते हैं। तो वही सिलेक्शन एक प्रोसेस है, जो बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स है, जितने भी आपके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स है, उनमें से जो बेस्ट है उनको चूज़ करना, या तो एग्जाम के थ्रू आप बेस्ट करो या इंटरव्यू के थ्रू आप उनको बेस्ट चूज़ कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया, ठीक है। सिलेक्शन प्रक्रिया के कुछ प्रोसेस है, तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, इसके प्रोसेस को समझते हैं, क्या क्या स्टेप अपनाते हैं ये, यानी इसकी प्रक्रिया को समझते हैं, राइट। सबसे पहले प्रक्रिया, पहला पॉइंट क्या है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी प्रारंभिक जांच, जो स्टार्टिंग में ठीक है, ओके सर। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी शुरुआत में हम क्या करते हैं, जैसे जो बंदे सिलेक्ट हो गए या पर्टिकुलर जितने भी लोग हैं उन लोगों के अंदर हम क्या करवाते हैं, या तो क्या कर ले, सारे से लोग हमारे सामने हैं, उसमें कुछ स्क्रीनिंग प्रक्रिया रख दे कि भैया जिसकी हाइट इतनी है, जिसका वेट इतना है, जिसके या इस कलर है, या जिस तरीके से ये है, या जो भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे फिजिकल हो चाहे टेस्टिंग हो, हम स्क्रीनिंग करते हैं, हम देखते हैं भैया। अच्छा, उसके बाद जैसे सिलेक्शन प्रक्रिया आपके वाले में बताऊँ तो हम सबसे पहले देखते हैं डिग्री विग्री देखते हैं, सब ओके है कि नहीं, मामला जितनी मांगी है, चाहे बीकॉम डिग्री मांग ली, चाहे एमकॉम डिग्री मांग ली है, जो डिग्री मांगी है वो डिग्री एग्जैक्ट है कि नहीं। तो प्रारंभिक जो जांच होगी उसमें ये देखा जाएगा कि आपके क्वालिफिकेशन, आपकी सारी चीज़ें सब ओके है कि नहीं। उसमें से कुछ छटनी होती है कि भाई नहीं, किसी की डिग्री नहीं आ रखी है, या 60% मांगे, किसी के 55 है, 59 है, 58 है, तो उनको वहीं से बाहर कर दिया जाता है और बच्चे को अंदर लिया जाता है, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे सामने सिलेक्शन प्रोसेस में, दूसरा प्रोसेस है हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टेस्ट करते हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप सब तैयारी करते हो, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट क्या किया जाता है, सिलेक्शन टेस्ट कई प्रकार के होते हैं, चाहे इनके जो परीक्षाएं होती है, इनको परीक्षाएं बोल दो आप, ठीक है। जो परीक्षाएं हैं वो दुनिया भर की परीक्षाएं होती है मार्केट में, और उन परीक्षा को डिपेंड करता है किस तरीके की परीक्षा आप ले रहे हो, यानी चयन करने की, सिलेक्शन की कौन सी परीक्षा आप ले रहे हो, ठीक है। तो कितने प्रकार की होती है वो पढ़ते जाते हैं हम। सबसे पहले एक बार हमारे सामने आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या टेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं बुद्धि, क्या कहते हैं, बुद्धि परीक्षा। ये क्या होती है, आपके बुद्धि का नॉलेज लिया जाता है, बुद्धि इन द सेंस आपका टैलेंट को देखा जाता है। आपको टैलेंट को देखे साथ साथ हम क्या देखते हैं, आपकी एप्टीट्यूड को देखा जाता है। एप्टीट्यूड का मतलब हुआ पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है आपके अंदर टू लर्निंग, पोटेंशियल
फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। मैंने आपको पहले बोला हुआ है, नोट सारे दे रखे हैं, मैं ये पॉइंट जो लिखवाता हूँ यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप रिवीजन करोगे तो इन पॉइंट से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यानी हम सबसे पहले प्रोसेस में आए, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं हम, स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक जांच होती है वो उसको करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे, चयन प्रक्रिया पर, चयन परीक्षा पे। उस चयन परीक्षा के दूसरा स्टेप है चयन परीक्षा यानी सिलेक्शन टेस्ट। उसके अंदर सबसे पहला हम पढ़ते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। हम क्या करते हैं, बुद्धि परीक्षा लेते हैं उनकी। ये देखते हैं कि भाई नई स्किल, नई चीज़ सीखने के उसका पोटेंशियल कितना है, कितनी जल्दी आदमी उस चीज़ को कैप्चर करता है, यानी उसकी बुद्धि कितनी शार्प है, किस तरीके से वो चीज़ को कैप्चर करता है। तो हम उसी तरीके से उसका टेस्ट लेते हैं, राइट। सॉरी, इसको बुद्धि नहीं, इसको कौशल कह देते हैं। सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। कौशल क्या होगी, कौशल परीक्षा होगी। हम उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, हम कौशल परीक्षा देखते हैं किस तरह से पोटेंशियल उसकी, कितने शार्प है वो इन चीज़ों को, नई चीज़ों को लर्न करने में। इसके अलावा और कौन सा टेस्ट हो सकता है, एक इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है। क्या होता है, इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटेलिजेंसी टेस्ट। ये क्या है, ये है आपका बुद्धि टेस्ट। यहाँ पे आपको सिर्फ रट्टी रट्टी चीज़ें पूछी जाती है और यहाँ देखा जाता है आपको याद कितना रहता है, या आप कितने इंटेलिजेंट और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी कितनी पकड़ है, पर्टिकुलर चीज़ में आपकी कितनी पकड़ है, उसको देखा जाता है। और वो इंटेलिजेंसी टेस्ट के द्वारा आपको देखा जाता है। यानी जो एग्जाम देखते हैं हम, ये इंटेलिजेंसी आई टेस्ट होता है, इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। उसके बाद जैसे पैराग्राफ, पैसेज राइटिंग, ये भी इसके अंदर डाल दिया जाता है। ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, नई चीज़ को आप किस तरीके से सीखते हो। उसके अलावा और भी, जैसे किसी का एग्जाम हो जाए उसके बाद ग्रुप जीडी वीडी रखते हैं, तो इस तरीके से भी टेस्ट होते हैं। इसमें क्या, पर्सनैलिटी को देखा जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। इंटरव्यू के अंदर देखा जाता है पर्सनैलिटी कैसी है उसकी। ये सब टेस्ट की प्रक्रिया है कि आपको जो कैंडिडेट आप चूज कर रहे हो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो आपने देखा होगा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बहुत तरीके से बनाया जाता है। जो पैटर्न एग्जाम का होता है उसको भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। उसके अंदर इंटेलिजेंसी टेस्ट के साथ एप्टीट्यूड टेस्ट भी डाला जाता है कहीं ना कहीं, राइट। ठीक है, तीसरा और क्या टेस्ट हो सकते हैं किसी बंदे का सिलेक्शन करने के लिए, और होता है उसका पर्सनैलिटी टेस्ट। अभी मैंने बताया पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी उसकी पर्सनैलिटी को हम जांचते हैं। पर्सनैलिटी को जांचने का मतलब उसके इमोशंस को देखते हैं। क्या देखते हैं, उसके इमोशंस को देखते हैं, उसकी मैच्योरिटी लेवल को देखते हैं। आपने इंटरव्यू में देखा होगा ना कई तरीके से, ठीक है, वैल्यूज़ क्या करता है वो, हर चीज़ की, इंसान की हो चाहे किसी की भी हो, नौकरी को वैल्यूज़ क्या करता है। तो ये आपने देखो एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछेंगे ताकि देखेंगे कितने जल्दी आप इमोशनल हो जाते हो, कितनी जल्दी आपके मैच्योरिटी लेवल क्या है, किसी चीज़ की, किसी टॉपिक, किसी टाइटल है जो आपके सामने शीर्षक है उसके बारे में आप कितने इमोशनल होते हो, कितनी उसके लिए अपने पर्सनल ले लेते हो, कितनी मैच्योरिटी दिखाते हो। ये सब पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आता है और आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है, जांचा जाता है। ओके सर, और कौन से हो सकते हैं, और आपका होता है एक ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या है सर, ट्रेडिंग करवा के देखते हैं, व्यवसाय करवा के देखते हैं, नहीं, आपके एग्जिस्टिंग स्किल को देखा जाता है यहाँ पे। यानी पहले आप क्या करते थे, आपका कैसे, सर मैं फुटबॉल खेलता था, अच्छा फुटबॉल खेलते थे, अच्छा बताओ इसमें क्या क्या होता है ये। तो ये सवाल पूछने का मतलब आपकी जो एग्जिस्टिंग जो स्किल है आपकी, जो आप एक्चुअल में काम करते हो, यानी पहले कहाँ काम करते थे कि सर पहले मैं कहीं एजुकेशन में था, या सर कहीं पहले मैं नौकरी करता था, अच्छा किसकी नौकरी कर, उसके बारे में पूछेंगे आपसे, ताकि आपको ये पता चले कि ट्रेड टेस्ट करते हैं आपका जो एग्जिस्टिंग आपकी स्किल है उसमें आप कितने परिपक्व हो, उसमें आपने कितनी अच्छी चीज़ें की रखी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पांचवा पॉइंट आपके सामने, पांचवा और कौन सा टेस्ट होता है, एक आता है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। ये सर कौन सा टेस्ट है, ये समझा नहीं मैं। इंटरेस्ट टेस्ट यानी आपको देखा जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है जॉब के अंदर, इन जॉब, यानी पर्टिकुलर जो जॉब करने जा रहे हो। आपको देखा होगा आईएएस के अंदर भी कई बार सवाल आता है कि बताओ वो आप जैसे कि कलेक्टर हो गए, आपके सामने सिचुएशन रखी जाती है, आप कलेक्टर हो गए, अब नेता यहाँ से आपको बोल रहा है, या फिर वहाँ का लोकल पब्लिक आपके सामने ये, अब बताओ आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, या फिर आप इस पर्टिकुलर नौकरी को किस तरीके से मतलब पसंद करते हो, क्यों बनना चाहते हो आप ये। तो ये देखा जाता है कि इंटरेस्ट क्या है आपका, जॉब, जो पर्टिकुलर जॉब आप लेने जा रहे हो, जिस जॉब के लिए हम आपको सिलेक्ट करने जा रहे हैं उस जॉब में आपका इंटरेस्ट कितना है, तो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। तो इस तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं एक सिलेक्शन टेस्ट के अकॉर्डिंग, और कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए ये टेस्ट को पार करना पड़ता है। अलग अलग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन 2 टेस्ट में, इंटेलिजेंस या एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको सिलेक्ट कर लेती है, कोई बहुत ज़्यादा लंबे टेस्ट लेती है, इंटरव्यू प्रोसेस तक जाती है, और इस तरीके से टेस्ट होता है। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कौशल कहते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको बुद्धि परीक्षा कहते हैं, उसके बाद आपको पर्सनैलिटी, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है उसके बारे में पता किया जाएगा, फिर ट्रेड जो एग्जिस्टिंग स्किल है आपकी, जो आप पहले किस तरीके से, कैसी स्किल है आपकी पहले, उसको कैसे खरे उतरते हो उस बात पर आप, उसके बाद आपके इंटरेस्टेड यानी जॉब के अंदर आपका क्या इंटरेस्ट है, जॉब के अंदर आपकी अभिरुचि कितनी है, वो सारी देखी जाती है। ओके ठीक है सर, ये हमें टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, ठीक है सर, ये भी बात हमें समझें आगे। उसके बाद सर तीसरा स्टेप क्या होता है सिलेक्शन के अंदर, तीसरा स्टेप आ जाएगा आपका एम्प्लॉयर
एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यानी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये इंटरव्यू के अंदर भी ये टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। कुछ टेस्ट यहाँ पे सिलेक्शन के टाइम ही यूज़ किए जाते हैं, कुछ इंटरव्यू के अंदर भी लिए जाते हैं, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कि लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, यानी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा। आपको रोजगार साक्षरता आपको देखी जाएगी कि आपको किस तरीके से कितनी चीज़ें आपको पता है, और इस पर्टिकुलर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप नौकरी करने जा रहे हो उसके बारे में आपको कितनी चीज़ें पता है। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा। उसके बाद क्या होगा सर, चौथे स्टेप में आपको रेफरेंस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। ये देखा जाएगा आप कौन से बैकग्राउंड से हो, या किसी का रेफरेंस आए हो तो रेफरेंस देखा जाएगा, या आपको बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, या आपने किस जगह काम किया हुआ उस काम का आपका कैरेक्टर कैसा था वो चेक किया जाएगा। यानी आपका कुल मिलाकर आपका जो पृष्ठभूमि, जो आपका बैकग्राउंड, उसके बारे में जाना, अच्छा आपके घर में कौन है, क्या करते हो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। या आपके बारे में जो लिखित जो आपके साथ फॉर्म भरा जाएगा उस फॉर्म में आपकी लिखी जाएगा कि आप पहले क्या करते थे, या उससे पहले आपने कितनी एजुकेशन की है, या आपके घर में कौन कौन है, माँ क्या करती है, फादर क्या करते हैं, पूछते हैं ना, फादर ऑक्यूपेशन ऑफ फादर का व्यवसाय क्या है, माँ का व्यवसाय क्या है, कौन सी बोली बोली जाती है, इस तरीके से ये सारा आपका बैकग्राउंड देखा जाएगा इस तरीके से। उसके साथ साथ ये भी बैकग्राउंड देखा जाएगा कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में और कहीं पे भी तो आप इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। ये सब होने के बाद हमें लगेगा कैंडिडेट सही है, तो हम क्या करेंगे, उसका सिलेक्शन डिसीजन पे आ जाएंगे, क्या इसको सिलेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए। और जब उसका डिसीजन हो जाएगा कि उसको सिलेक्शन कर लिया जाए, तो उसके बाद आपको होगा मेडिकल चेकअप। क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप में आपके सामने जो जो चीज़ें पूछी जाएगी उन चीज़ों को देखा जाएगा, और देखा जाएगा कि आप किसी चीज़ में कहीं पे भी अयोग्य तो नहीं, शारीरिक किसी भी क्रिया में अयोग्य तो नहीं। शारीरिक परीक्षण के बाद यानी मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके साथ हम कहेंगे जॉब ऑफर दिया जाएगा। फिर सब चीज़ ओके हो जाएगी तो आपको जॉब ऑफर दिया जाएगा। जॉब ऑफर के साथ आपको जो पद प्रस्ताव दिया जाएगा, जो हिंदी में बोल दे तो क्या बोले, पद प्रस्ताव। यानी आपका यह शारीरिक, ये चिकित्सा हो गई, आपकी शारीरिक परीक्षण हो गया, एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद आपको जॉब ऑफर किया जाएगा। जॉब ऑफर के बाद जैसे ही आप जॉब ऑफर को अटेंड कर लेते हो तो 8वां स्टेप हो गया आपके सामने, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी आपको नौकरी दे दी जाएगी और कोई बॉन्ड होगा तो बॉन्ड आपको साइन करा दिया जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझा दिया जाएगा। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी भी आपको समझा दी जाएगी। उसके साथ एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा कि प्रोबेशन पीरियड, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोबेशन पीरियड की बात करूँ तो प्रोबेशन पीरियड है और ये प्रोबेशन पीरियड इतने टाइम तक रहेगा, और आपको अगर इसके दरमियान आप कहीं पर भी इसको छोड़ते हो तो हम क्या करेंगे, हम आपका पैसे इतना बॉन्ड भरवाएंगे। वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई आएगी। ओके सर, यहाँ तक बात समझ में आई? बिल्कुल सर, रिक्रूटमेंट हमें समझ में आ गया, हमें सर सिलेक्शन प्रक्रिया भी समझ में आ गई, स्टाफिंग की, ठीक है। अब तीसरी प्रक्रिया क्या है हमारे सामने, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब सिलेक्शन हो गया बंदे का तो उसका हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे, डेवलपमेंट कराएंगे उसका, और जॉब के लिए बरोबर है कि नहीं तो वो बात करेंगे। तो सब बाद में हम आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वैसे तो 4 पार्ट में मैनेजमेंट पूरा करवा रहा था, लेकिन 5वां पार्ट भी लग जाएगा क्योंकि डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग भी इसके आगे का पार्ट है। 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, तो इनको अच्छी तरीके से मैं करवा रहा हूँ क्योंकि आगे बार बार इनके अंदर से सवाल आते हैं। और आगे जो अगला जो फंक्शन है जैसे डायरेक्टिंग है, फिर आपका कंट्रोलिंग है, तो इनको भी मैं अच्छी तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन चीज़ें आपके लिए बहुत काम आएगी, जिंदगी भर काम आएगी, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी उसका प्रशिक्षण एवं विकास, ये किस तरीके से होगा, किस तरीके से काम करेगा, इसके बारे में बांटते हैं, क्या कैसे सिस्टम होगा। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, ट्रेनिंग का मतलब क्या है। ट्रेनिंग क्या है सर, यहाँ पे जो भी चीज़ आ रही है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। प्रोसेस बाय विच अप्लाइड एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड abilities of employee to perform specific job are increase। क्या है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब क्या है वो समझिएगा। क्या ट्रेनिंग इनिशियल बंदा आएगा उसी पर होगा या कभी भी हो सकती है। ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो आपके बंदे जो पुराने एग्जिस्टिंग बंदे हैं उनको भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हुई तो उनको भी करवाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि कंप्यूटर आया, पुराने लोग हाथ से करते थे, जैसे कंप्यूटर हर डिपार्टमेंट में आया उनको भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हुई तो उनको भी ट्रेनिंग करवाई गई ताकि वो कंप्यूटर सीख सके। और इस तरीके से तो हमने इनडायरेक्टली क्या किया, उनकी स्किल को बढ़ाया है, उनकी नॉलेज को बढ़ाया, उनके कौशल को बढ़ाया है, राइट। तो यही बोला गया एप्टीट्यूड, उनके कौशल को
उनकी स्किल को, उनको नई चीज़ सीखने की योग्यता को, राइट, और उसकी क्षमता को, एबिलिटी को, यानी उसकी क्षमता को, या क्षमता लिख लेता हूँ हिंदी में, ठीक है। उसकी क्षमता को, उसकी योग्यता को, उसकी एप्टीट्यूड, उसके कौशल को हमने क्या किया, उसको बढ़ाते हैं। किसके लिए? पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के लिए। और इसी को क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग बोला जाता है। यानी उसके कौशल, उसकी क्षमता और उसकी एबिलिटी, यानी उसकी योग्यता को बढ़ाने का कार्य जो करता है वो होता है ट्रेनिंग प्रोसेस, राइट। तो डेवलपमेंट क्या है सर? किसी का विकास करना, यानी ये क्या हुआ, अभी समझा देते हैं डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखिएगा, डेवलपमेंट में लिखा हुआ लर्निंग opportunity, learning opportunities designed to help employees grow, यानी कुल मिलाकर सीधी सी बात बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। जब डेवलपमेंट की बात करूँ, जब विकास की बात करूँ तो हमेशा अंदर से आती है विकास। विकास हमेशा अंदर से आता है। विकास यानी विकास कोई बच्चा नहीं, विकास अंदर से आता है। मतलब किसी का डेवलपमेंट होगा तो उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, और पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट बाहरी तौर पे हम नहीं कर सकते, अंदर से आना चाहिए। जैसे कि बोलने की चीज़ होनी चाहिए आपको मतलब स्पीक की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपको, लोगों को आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप को, ये होना चाहिए आपकी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनैलिटी एक उस एटीट्यूड के साथ बढ़नी चाहिए, उसके साथ आप इतने लोगों को फेस कर सको, ये आपके साथ कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपकी जो स्किल है, लैंग्वेज स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, उसको बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें किसकी? डेवलपमेंट की, आंतरिक, जिसके अंदर से डेवलपमेंट का काम होगा वो। ट्रेनिंग क्या करेगी? आपको बाहर से डेवलप कर दे, यानी आपके कौशल ये सब चीज़ें सिखा देगी, लेकिन अंदर से उसका डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपमेंट की आवश्यकता है। हमेशा ये दोनों काम साथ में होते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का काम यानी अंदर से, यानी कुल मिला के उसको पर्सनैलिटी को ग्रोथ करने का काम क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। तो ये क्या है? एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो आप अंदर से परिपक्व हो जाओ, अंदर से आपके अंदर परिपक्वता आ जाए, राइट। तो इसको बोला जाता है डेवलपमेंट। ओके जी सर। ट्रेनिंग के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? किस किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा सकती है किसी भी कैंडिडेट्स को? तो ट्रेनिंग के मेथड्स देखते हैं हम, ट्रेनिंग के मेथड्स देखते हैं, ठीक है। दो तरीके के बांटे गए ट्रेनिंग के मेथड्स को, वापस इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्या बोला जाता है? ऑन द जॉब मेथड्स, और एक आपके सामने आगे ऑफ द जॉब मेथड्स, ऑफ द जॉब मेथड्स, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया, अपने ऐसे ही रहने दो। लो, मैं कुछ लाइन सही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब यानी जॉब जब काम चल रहा है उसकी दरमियान, उसके साथ साथ किसी की ट्रेनिंग की जाए, उनको ऑन द जॉब कहते हैं। और ऑफ द जॉब यानी क्लास से हटकर बाहरी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए उनकी ट्रेनिंग को बढ़ाया जाए, उसको ऑफ द जॉब कहते हैं, ठीक है सर। ऑन द जॉब क्या क्या होता है, एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। सबसे पहले आपके सामने है अप्रेंटिसशिप। ये क्या होती है सर? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं गाइडेंस बाय मास्टर। यानी जो मास्टर होगा, जो आपको मास्टर होगा, वो आपको अप्रेंटिसशिप देगा, यानी आपको साथ साथ में क्या करेगा? चीज़ें सिखाते जाएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से इंटर्नशिप भी इसका ही पार्ट होता है, लेकिन इंटर्नशिप एक छोटे वर्जन में होता है, साथ साथ में आपको काम करना पड़ता है। अप्रेंटिसशिप में आपको क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करता, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। यानी आपको क्या करना है? जो प्रशिक्षण ले रहा है उसको क्या करना है? एक कार्यक्रम चलाते हैं, पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम, समझिएगा चीज़ों को। यानी हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 दिन का वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? 3 दिन का वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया। उस वर्कशॉप के अंदर हम क्या करते हैं? जो ट्रेनीज है, यानी उन लोगों को बुलाते हैं और उनके सामने उनके लिए क्या करते हैं? एक प्रोग्राम चलाते हैं। एक प्रोग्राम के तहत हम कहते हैं 3 दिन आप क्या करोगे? हर सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे संडे को एक प्रोग्राम चलेगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग दी जाएगी, इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। यानी आपको पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको क्या, ऑन द जॉब ही काम कर रहे हो आप, उसके काम के बाद आपको 3 दिन का एक प्रोग्राम चला है। इस प्रोग्राम के तहत आपको सिखाया गया। यानी हर मंथली भी चल सकता है, हर ईयरली भी चलता है, 6 महीने में चल सकता है, 3 महीने में चल सकता है, या पर डे भी चल सकता है, 1 घंटा 2 घंटे का। तो ये एक ऐसे इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं जिनको ऑन द जॉब मेथड्स कहते हैं ट्रेनिंग करने के। उसमें भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको ट्रेनिंग देनी है वो वहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है सर, ये भी समझ गए। और कोचिंग हो गया, आपको क्या हो गया? कोचिंग हो गया।
कोचिंग दी जाती है, यानी कोच क्या करेगा, कोचिंग करेगा, ट्रेनी जो होगा, ट्रेनर जो होगा आपका, वो एज ए कोच आपके सामने होगा, कोच होगा तो आपको सारी चीज़ सिखाता जाएगा। और क्या हो सकती है ऑन द जॉब इंटर्नशिप हो सकती है, ये तो आपने देखा होगा कई जगह इंटर्नशिप कर रहे हो। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में और इस ऊपर वाले में क्या फ़र्क है, यहाँ पे तो एक प्रोग्राम, एक पूरी योजना के तहत काम होता है, एक कार्यक्रम किया जाता है, एक तरीके से कार्यक्रम है। और ये क्या होता है, ये एजुकेशन के साथ साथ आपको काम किया जाता है, यानी ये सिंपल सी बात करूँ, यहाँ पे एजुकेशन आपको पढ़ाया भी जाता है, उसके साथ साथ आपको जो भी बिजनेस फर्म है उस बिजनेस फर्म में आपको काम भी करना पड़ता है। यानी जब आप सीए करते हो, चाहे एमबीए करते हो, आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेना पड़ता है, चाहे सीएस करते हो, तो आपको इनमें क्या होता है, आपको आपकी एजुकेशन भी चल रही है, अभी आप पूरे क्वालिफाइड नहीं हो, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, ट्रेनिंग भी करना है, बिजनेस के एक्चुअल कंडीशंस को समझना है, और उनके साथ साथ जो बॉस है या जहाँ पे जो भी काम कर रहा है उनको ऑब्जर्व करना है, उनको बैठ के सिर्फ देखना है, उसको बोला जाता है इंटर्नशिप, राइट। और अप्रेंटिसशिप का मतलब हुआ 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का प्रोग्राम ही चला दिया, उस प्रोग्राम के तहत पूरे दिन आपको सिर्फ क्या किया गया, सिखाया गया। ओके, ठीक है सर, ये सब क्या है, ऑन द जॉब, जॉब के साथ साथ, राइट। और क्या होता है, और जॉब रोटेशन भी एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जॉब रोटेशन यानी एक बंदे को कैशियर रखा बैंक के अंदर, कैश का काम सीख गया, उसके बाद उसको पीओ रख दिया, वहाँ पे पीओ वाला काम सीख गया, उसके बाद उसको थोड़े दिन के बाद कुछ और सीनियर मोस्ट आदमी बना दिया। यानी इस तरीके से आप जॉब रोटेशन करते हो तो उससे क्या होता है, वो आदमी हर काम सीख जाता है। 3 महीने यहाँ पे रखा, 3 महीने वहाँ रखा, 3 महीने वहाँ रखा, तो उसको क्या हुआ, उसने हर तरीके का काम सीख लिया। तो यही ट्रेनिंग का एक प्रोसेस होता है, यानी 3 महीने 2 महीने आप वहाँ पर रख के देखो उसको, वो काम सीख जाएगा, राइट। तो जॉब रोटेशन भी क्या है, ऑन द जॉब मेथड से। सवाल ये आ सकता है कि ऑन द जॉब मेथड्स क्या है, बताइए ये इनमें से कौन से ऑन द जॉब मेथड्स है, या ये पर्टिकुलर जॉब रोटेशन क्या है, ऑन द जॉब है या ऑफ द जॉब है या दोनों है। तो इस तरीके से आपको आंसर आने चाहिए। और क्या हो सकता है, ऑफ द जॉब की बात करें तो ऑफ द जॉब में हो सकता है क्लासरूम, पर्टिकुलर क्लासरूम जो आप सब कर रहे हो ये सब ऑफ द जॉब है, यानी जॉब से बाहर है। क्लासरूम आप ले रहे हो, लेक्चर्स ले रहे हो क्लासरूम, तो ये क्लासरूम लेक्चर्स क्या है, ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है, आप चीज़ों को सीख रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। कॉन्फ्रेंस हो गए आपके, कॉन्फ्रेंसेज करते हैं बाहर, उस कॉन्फ्रेंसेज में बाहर के लोग आते हैं, और कॉन्फ्रेंस में आपको क्या करते हैं, सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन में बाहर से लोग आते हैं, सम्मेलन में आपको चीज़ें बताई जाती है, राइट। यानी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, वो आपको चीज़ें अपनी जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आपके सवालों को जवाब देते हैं, ये सब ऑफ द जॉब है, राइट। और क्या, केस स्टडी, पहले ऐसी कोई चीज़ हो सकती है आपको केस स्टडी ऊपर डाले कि ये पर्टिकुलर केस देखो, इससे सीखो या इसको अप्लाई करो, तो ये सब क्या है, ऑफ द जॉब स्टडीज़ है, ठीक है। और क्या हो सकती है, और प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो सकता है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर का मतलब आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया और आपको कह दिया इसको फॉलो करो, आपको दिन रात इसको फॉलो करना है, ये ऑफ द जॉब काम है आपका, सुबह से शाम तक इसको फॉलो करना है, ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। मैं क्या लिख दिया, स्ट्रक्चर लिख दिया, इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्चर, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, राइट। यानी इस तरह से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया। ओके, किसी तरह की दिक्कत नहीं सर, हमें ये सब बात पता चल गई, यानी ऑन द जॉब भी हमें पता चल गया, ऑफ द जॉब भी पता चल गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सर स्टाफिंग पढ़ रहे थे, स्टाफिंग में हमने पढ़ा नियुक्तिकरण होता क्या है, नियुक्तिकरण के साथ साथ हमने पढ़ा नियुक्तिकरण के क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस की मीनिंग क्या है, क्या हेल्प करती है, फिर हमने इसके प्रोसेस को समझा। सबसे पहले हम मैन पावर की रिक्वायरमेंट को पता करते हैं, फिर उसकी भर्ती की प्रक्रिया करते हैं, फिर चयन की प्रक्रिया करते हैं, चयन के बाद उसको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद हम उसको परफॉर्मेंस मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं उसका, या फिर प्रमोशन कैरियर प्लानिंग करते हैं भविष्य की, और उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसको कॉम्पेंसेशन देके यहाँ प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। फिर हमने बोला रिक्रूटमेंट भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, इसका मतलब समझा, फिर किस तरीके से क्या क्या सोर्स होते हैं हम भर्ती करने के, तो इंटरनल एक्सटर्नल 2 सोर्स होते हैं, इंटरनल में ट्रांसफर और प्रमोशन, और एक्सटर्नल में बहुत सारे जो आपके सामने एडवर्टीजमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, ये सारे, ठीक है, कैंपस इंटरव्यू, ये सारे ठेकेदार से मांग लिए, ये सब। फिर हमने बोला चयन प्रक्रिया क्या होता है, ये होता क्या है, पहले ये समझा, फिर हमने समझा चयन प्रक्रिया का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम स्कैनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनका एक सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। टेस्ट किस प्रकार के हो सकते हैं, एप्टीट्यूड कौशल का टेस्ट हो सकता है, इंटेलिजेंट बुद्धि का टेस्ट हो सकता है, पर्सनैलिटी का टेस्ट हो सकता है, ट्रेड एग्जिस्टिंग स्किल का टेस्ट हो सकता है, और उसके बाद हमने पढ़ा इंटरेस्ट, जॉब में इंटरेस्ट क्या है उसका टेस्ट हो सकता है। उसके बाद एम्प्लॉय का इंटरव्यू, ये सारे टेस्ट इंटरव्यू के अंदर भी हो सकता है या वहाँ पर भी हो सकता है, राइट, टेस्ट को बताया है इसने। फिर रेफरेंस और बैकग्राउंड का हम देखते हैं कि भाई बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि, ये कैसा है आदमी, क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फिर सिलेक्शन डिसीजन करते हैं, सिलेक्शन जैसे हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन करके हम उसको क्या कर देते हैं, जॉब ऑफर कर देते हैं, और जॉब ऑफर होते टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है सर।
फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम हो गया, हमें उसका प्रशिक्षण करना है, उसका विकास करना है। क्या मतलब होता है ट्रेनिंग का, क्या मतलब होता है विकास का, ये पढ़ा हमने। फिर हमने बोला ट्रेनिंग के मेथड, तो चलो ऑन द जॉब होते हैं, कुछ ऑफ द जॉब होते हैं। ऑन द जॉब में अप्रेंटिसशिप हो गया, इंटर्नशिप हो गया, जॉब रोटेशन हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोचिंग हो गया। उसके बाद ऑफ द जॉब में क्या हो गया सर, बाहर केस स्टडी कह देते हैं हम, या फिर कोई लेक्चर कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, सम्मेलन कर लेते हैं, या फिर कोई क्लासरूम स्टडीज, क्लासरूम लेक्चर रख देते हैं, रोज के 2 घंटे लेक्चर होंगे, या प्रोग्राम इंस्ट्रक्चर दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको काम करना है। तो ये सब ऑफ द जॉब हो गया। ओके सर, ये वीडियो सर आपका 44 मिनट का हो गया, तो मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो ये 5 भाग का हो गया मैनेजमेंट, थोड़ा बड़ा है, मैं चाहता हूँ सारी चीज़ कवर कर लूँ, तो थोड़ा सा आपको सहन करके चलना पड़ेगा। देखो डायरेक्टिंग आपके भी बड़ा लेक्चर होने वाला भाई, डायरेक्टिंग भी, उसके अंदर कम्युनिकेशन भी है। मैं देखो कोशिश करता हूँ सारी चीज़, मोटिवेशन भी बढ़ाना है मुझे इसके साथ साथ, तो मैं कोशिश करता हूँ छोटे करने की वीडियो, ताकि आप चलो 2-3 वीडियो में देख सकते हो, लेकिन एक वीडियो बड़ा हो जाएगा 1.5-2 घंटे का, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।